नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने एक बेहतरीन सीरीज़ प्रारंभ की है और ये सीरीज़ तब तक चलेगी जब तक आप लोगों को सहयोग है। आप लोग जब तक इसको चालू करवाएँगे, तब तक आप लोग उत्तर लिख कर के भेजेंगे, है ना? तो चलो, हमारा जो पहला टॉपिक था, आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश का, है ना? तो आज का जो टॉपिक था वो था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के अंदर प्राग ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल, है ना? तो मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक और आदि ऐतिहासिक काल हमारा क्या था, टॉपिक था। पहला हमारा प्रश्न था, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस का कंकाल भैया कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये पहले बता दो कि किस एग्जाम का प्रश्न है। तो स्टेट फॉरेस्ट मेंस एग्जाम का ये प्रश्न है 2021 के अंदर। तो मैं तुम्हें बता दूं कि होमो इरेक्टस का जो कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों को पता है हथनौरा से ही प्राप्त हुआ है ना? तो अब हथनौरा के बारे में जानो। हथनौरा के बारे में ऐसे जानो कि भैया आप 2 नंबर में भी इसको लिख पाओ, है ना? तो देखो, हथनौरा सीहोर जिले में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, 1982 में अरुण सोनाकिया ने इसको खोजा था, ये तुम्हें पता है। 70,000 साल पुराने यहाँ से नर्मदा मानव यानी कि होमो इरेक्टस और साथ-साथ में स्ट्रिगोडन हाथी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो 2 नंबर में अगर हथनौरा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 2 नंबर में अगर आपको मान लो हथनौरा लिखने को ही आ गया इस बार मुख्य परीक्षा में, चूंकि अब ये प्री में तो पूछ लिया गया है ना? तो स्टेट फॉरेस्ट मेंस का प्रश्न था ये 21 के अंदर, वहां तो पूछ लिया मेंस में स्टेट फॉरेस्ट में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया फिर, तो आपसे सिविल में के अंदर अगर मेंस से पूछ लिया जाए तो कैसे लिखोगे 2 नंबर में, उसको देख लो। तो हथनौरा जब भी आए तो क्या लिखोगे भैया? पुरा पाषाणकालीन स्थल है तो क्या लिखोगे? आपको पता है सीहोर में स्थित है ना? तो क्या लिखोगे? सीहोर में अवस्थित, है ना? सीहोर में अवस्थित, सीहोर में अवस्थित, सीहोर में अवस्थित महत्वपूर्ण पुरा पाषाणकालीन स्थल, महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल, है ना? तो क्या बताओगे? सीहोर में अवस्थित महत्वपूर्ण पुरापाषाणकालीन स्थल हो जाएगा। फिर क्या बताओगे? इसकी खोज, तो खोज क्या बताओगे? खोज में आप लोग बता दोगे भैया 1982 के अंदर, 1982 में इसकी खोज की गई थी, किसके द्वारा? अरुण सोनाकिया जी के द्वारा, है ना? तो अरुण सोनाकिया सर के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1982 के अंदर। फिर क्या बताओगे? यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो साक्ष्य के तौर पर आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? अरे साक्ष्य के तौर पर बता देना। क्या बताओगे कि भैया यहाँ से 70,000 साल पुराने मानव कपाल के साक्ष्य मिले हैं। तो 70,000 साल पुराने यहाँ से मानव कपाल के साक्ष्य मिले हैं, 70,000 साल पुराने, है ना? मानव कपाल के यहाँ से अवशेष मिले हैं हमको देखने को। साथ ही साथ आप लोग क्या बता दोगे कि भैया यहाँ से हमको स्टेगोडॉन हाथी के साक्ष्य मिले हैं, है ना? तो ये भी बता देना स्टेगोडॉन, है ना? तो स्टेगोडॉन हाथी के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो स्टेगोडॉन हाथी के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये आपका बेहतरीन 2 नंबर का एक उत्तर भी तैयार हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और चाहो तो आप लोग इसको लिख भी सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे, दूसरे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो था, भीमबेटका को किसने खोजा? तो भैया बहुत आसानी से बता सकते हो किसने खोजा, है ना? तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर साहब के द्वारा इसको खोजा गया था, है ना? कब खोजा गया ये भी पूछा जाएगा, है ना? तो भैया ये देख लो, अगला प्रश्न था 57-58 में इसकी खोज हुई थी भीमबेटका की, है ना? तो भीमबेटका के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा अब। तो भीमबेटका का यहाँ से प्रश्न बना है, तो वाकड़कर साहब के बारे में भी जानेंगे हम लोग। कभी वाकड़कर साहब से प्रश्न पूछ लिया जाए 2 नंबर में, 7 नंबर में, तो वो कैसे लिखेंगे इसको जानेंगे। साथ साथ में अगर कभी आप लोगों से भीमबेटका के बारे में 2 नंबर में पूछ लिया जाए, 7 नंबर में पूछ लिया जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो भीमबेटका कहाँ पर है, तो रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों पर स्थित है, ऐसा बताया गया है। और 57-58 में इसकी खोज की गई थी। तो ये 2 प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों के आधार पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं भीमबेटका को। ठीक, तो दो भीमबेटका के बारे में अगर अपन लोग चर्चा करें, तो सबसे पहले तो भीमबेटका अगर आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जाए, पहले इसकी चर्चा करो कि 2 नंबर में अगर आपसे भीमबेटका पूछा तो क्या लिखोगे? देखो, भीमबेटका 2 नंबर पूछा तो क्या बताओगे? अरे भैया भीमबेटका जो है, भीमबेटका जो है भैया रायसेन जिले में, कहाँ पर? रायसेन जिले में। देखो रायसेन जिले के अंदर, रायसेन जिले के अंदर आप लोग सुंदर राइटिंग में लिखना, है ना? यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पर राइटिंग मेरी तो सही लिखी नहीं होती है। तो रायसेन जिले में, रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों पर, रायसेन जिले की कहाँ पर? रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों पर अवस्थित है ये, है ना? रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों पर अवस्थित है। और कैसा स्थल है भैया? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आपका जो भीमबेटका है, यहाँ से चूंकि साक्ष्य जो मिले हैं, देखो वो पुरापाषाण कालीन भी मिले हैं, पुरापाषाण के साथ साथ मध्य पाषाण काल के भी मिले हैं, और साथ साथ में नव पाषाण के भी मिले हैं, है ना? तो भैया पुरापाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के और नव पाषाण काल के जो भी उसके मानव सभ्यता के अवशेष हैं, वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। कहाँ से? भीमबेटका से। तो भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिले की विंध्य पहाड़ियों पर अवस्थित है। साथ साथ में ये भैया पुरापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन मानव सभ्यता के अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं, है ना? ये आप बता दोगे। अब फिर क्या बताओगे? खोजकर्ता के बारे में बता सकते हो। तो खोजकर्ता कौन है? तो भैया आप लोगों को पता है कि खोजकर्ता कौन है। विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने इसको खोजा है। कब खोजा है? तो बता देना 57-58 में, 1957-58 में इसको विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा इसको खोजा गया था, है ना? और क्या बताओगे भैया? भीमबेटका के बारे में कहा जाता है ना? अगर आपको 7 नंबर में लिखने को आ जाएगा तो बता देना कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका में भैया लगभग लगभग 700 से अधिक क्या है, तो 700 से अधिक आपको शैलाश्रय देखने को मिलेंगे। भीमबेटका में लगभग 700 से अधिक शैलाश्रय देखने को मिलेंगे, है ना? याद रखना यहाँ पर क्या वर्णन है। तो वर्णन के बारे में अगर आप लोग बताना चाहो तो वर्णन में बता देना कि भैया इस यहाँ पर जो वर्णन तुम्हें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो वर्णन देखने को मिलेगा, शिकार का देखने को मिल जाएगा, शिकार का वर्णन है। नृत्य का वर्णन देखने को मिलता है, नृत्य का वर्णन, है ना? युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है, युद्ध का। साथ ही साथ कुछ धार्मिक गतिविधियों का भी वर्णन देखने को मिलता है।
तो धार्मिक शिकार का वर्णन, नृत्य का वर्णन, युद्ध का वर्णन, धार्मिक गतिविधियों का वर्णन देखने को मिलता है। अरे ये जो चित्र हैं, 700 से अधिक जो चित्र हैं, 700 से अधिक शैलाश्र हैं, इनमें 500 से अधिक गुफाओं में देखोगे तो चित्रकला मौजूद है ना। जो 700 से अधिक मैंने बताए हैं, 700 से अधिक शैलाश्र हैं, उनमें से 500 से अधिक में तो क्या है, चित्रकला मौजूद है। और उसी चित्रकला में देखोगे तो भैया शिकार का, नृत्य का, युद्ध का, धार्मिक गतिविधियों का वर्णन है। और इन चित्रों में देखोगे तो कौन कौन से रंग, तो हरा रंग है ना, हरा रंग है, साथ ही साथ लाल रंग है, लाल रंग का प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ सफेद रंग का भी प्रयोग हुआ है, साथ ही साथ पीले रंग का भी प्रयोग हुआ है। तो हरे, लाल, सफेद और पीले रंग का क्या है इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक, कहा जाता है कि भीमबेटका का जो नाम है वो महाभारत के भीम से जुड़ा हुआ माना जाता है ना। तो इतनी बात है भैया याद रखना। अब दो तथ्य और लिख लो, दो तथ्य और लिख लो, कभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। तो भीमबेटका के बारे में पहली बात तो आपको ये पता है कि भीमबेटका जो है इसको 2003 में, कब, तो 2003 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है ना। 2003 में इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ये आपको पता है ना, ये आपको पता होगा। दूसरा तथ्य, अगर आपको ये पता ना हो तो ये लिख लेना, क्या भैया, कि ये जो आपका भीमबेटका है, भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया था। तो भीमबेटका को 1990 में, बोलो कब, 1990 में इसको राष्ट्रीय स्थल का, राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। 1990 में इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। तो जब 2 नंबर में आया तब आप इसको लिख देना, 7 नंबर पूछा जाए तो ये इन तथ्यों को जरूर आप लोग शामिल करें। तो 2003 वाली बात और 1990 वाली बात। ठीक भैया, इतनी बातें आपको पता चल गई। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके सॉल्व हो गए और कुछ आपने मुख्य परीक्षा की दृष्टि से 2 नंबर ही तैयार भी कर लिए। अब चलो फिर से एक प्रश्न बना है ना, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। तो ये बड़े आसानी से आप लोग क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे है ना। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो भैया यहाँ पर आप लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर दोगे इसको कि अब्दुल्लागंज रायसेन के अंदर ये स्थित हो जाएंगी है ना। ये अभी आप लोगों ने देखा था, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर दोगे। ठीक, ये भी आपके 2013 के अंदर एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था है ना, और भी कई बहुत सारे एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अब देखो बार बार आ रहा है, तो 2003 में देखो यूनेस्को का स्थल है ना। और यहीं पर लिख लेना वो फैक्ट, अगर आपने नहीं लिखा तो, कि 1990 में इसको घोषित किया गया था। 1990 वाले तथ्य है उसको भी आप लोग यहाँ पर लिख लेना कि भीमबेटका को यूनेस्को 1990 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था। तो 1990 में इसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, यहाँ पर आप लोग लिख लेना। ठीक, चलो अब थोड़ा सा देखें ना कि इसके बारे में। तो देखो अब काफी सारी बार आ चुका है भीमबेटका है ना, खोज किसने की, सारी चीजें आ चुकी हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है। और देखो अगला प्रश्न देखो, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कला भवन की स्थापना कहाँ पर की थी। तो कला भवन के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मुझे लगता है कि वाकड़कर साहब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें जानना चाहिए। वाकड़कर साहब के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें जानना चाहिए। और इस प्रश्न के बारे में आप लोग बताओ पहले तो है ना, कि विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने कला भवन की स्थापना कहाँ पर की थी। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा उज्जैन है ना। तो पहले तो इसका डिटेलिंग देख लो, इसका डिटेलिंग देख लो। तो उज्जैन के अंदर है भैया है ना। तो 1953 में, कब, 1953 में, बोलो कब, 1953 में है ना। तो 1953 में इन्होंने उज्जैन में भारतीय कला भवन की स्थापना की थी है ना। और डॉक्टर वाकड़कर को पत्थर कला अध्ययन का पितामह कहा जाता है। मैं थोड़ा सा वाकड़कर साहब के बारे में आपको बताना चाहता हूँ है ना। तो यहीं पर इसी पेज पर हम लोग वाकड़कर साहब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वाकड़कर साहब के बारे में पहली बात तो कि भैया जो वाकड़कर साहब हैं ये भारतीय पुरातत्वविद हैं, प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद हैं है ना। प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद हैं ये। तो प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद हैं, कभी पूछा जाए प्रश्न तो अच्छे से लिख देना। प्रसिद्ध भारतीय कौन है, तो पुरातत्वविद ये माने जाते हैं, पुरातत्वविद माने जाते हैं। ठीक, पुरातत्वविद ये माने जाएंगे, प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने भैया 1957 में, 1957 में इन्होंने क्या किया है, भीमबेटका की खोज की है ना। तो 57 में भीमबेटका पत्थर गुफाओं की इन्होंने खोज की थी। ये तथ्य आप लोगों को पता है ना। और क्या लिखोगे इनके बारे में, तो इनके बारे में जानो भैया। ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इनका जन्म, भैया इनका जन्म कहाँ हुआ था, कमेंट करके बता देना जिसको पता हो। तो भैया इनका जन्म नीमच में हुआ था, नीमच में स्टार बना के लिख लेना है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, नीमच में हुआ था। ठीक, तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। साथ साथ में जानना कि भैया ये जो है आपके इसके इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत में है ना। देखो मैं भारत में कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में नहीं। भारत में पत्थर कला अध्ययन के है ना, भारत के अंदर पत्थर कला अध्ययन के, अरे पत्थर कला अध्ययन, कौन सा अध्ययन, पत्थर कला अध्ययन। इस पत्थर कला अध्ययन के कौन है ये, इस पत्थर कला अध्ययन के भैया ये पितामह हैं, पितामह है ना। तो पत्थर कला अध्ययन के पितामह की उपाधि इनको मिली हुई है। और एक तथ्य और लिख लेना कि 1975 में, अरे कब, 1975 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया, 1975 में किया गया। इतनी बात है भैया इनके बारे में जान लेना है ना। ठीक है, तो अब ये कला भवन वाला प्रश्न भी तुम्हें पता चल गया, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है ना। मध्य प्रदेश का एक एग्जाम होता है जियोलॉजी का, उसमें ये पूछा गया था। तो उज्जैन के अंदर इन्होंने 1953 में इसकी कला भवन की खोज की थी। इसका नाम क्या है, भारतीय कला भवन हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को पता चल गई होंगी। अच्छा, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि उज्जैन में ही है ना, अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो याद रखना कि उज्जैन में ही इन्होंने एक और स्थापना की है। तो उज्जैन में ही भैया तुमसे कभी प्रश्न पूछ ले परीक्षा वाला, तो बांकड़कर इंडोलॉजिकल है ना। तो बांकड़कर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट है ना।
तो बांकणकर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट कहाँ पर है? तो उज्जैन के अंदर ही है। उज्जैन में बांकणकर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट है भैया, है ना। और ये बांकणकर के द्वारा ही स्थापित है, जो कि एक शोध संस्थान है। क्या है? शोध संस्थान है। इसको लिख लेना भैया अपने उसमें किताब के अंदर, है ना। तो ये क्या है? बांकणकर इंडोलॉजिकल कल्चरल रिसर्च ट्रस्ट है, जो कि बांकणकर के द्वारा स्थापित एक शोध संस्थान है, उज्जैन के अंदर ही हो जाएगा। ठीक, अगर तुमसे कभी पूछ ले परीक्षा वाला ऐसा पूछ ले कि विष्णु श्रीधर बांकणकर पुरातत्व शोध संस्थान कहाँ पर है ना। तो विष्णु श्रीधर बांकणकर पुरातत्व शोध संस्थान है ना, इनके नाम से जो पुरातत्व शोध संस्थान है, पुरातत्व शोध संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना भोपाल के अंदर है। कहाँ पर है? तो भोपाल के अंदर है। इसको भी तुम लोग याद रखना, कभी पूछ लेगा तुमसे, है ना। चलो, तो इतने प्रश्नों को तुम लोग जान चुके हो। अब आगे बढ़ते हैं और अपना जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है भैया? तो प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है तुमसे कि बांकड़कर राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लो, बांकड़कर साहब के बारे में एक और तथ्य सुन लो। तो बांकड़कर साहब के बारे में भैया डॉक्टर विष्णु श्रीधर बांकड़कर राष्ट्रीय सम्मान भी दिया जाता है ना। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखना, ये दिया जाता है आपका इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में, है ना। तो यह सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है और पुरातत्व संस्कृति इतिहास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो याद रखना भैया इसको, है ना। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये भी हो सकता है किसी परीक्षा के अंदर पूछा गया हो, है ना। तो ये भी भैया एक परीक्षा होती है हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर की परीक्षा में ये पूछा गया था, 2023 का ही प्रश्न है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। 2023 का ये प्रश्न है। चलो, अब चलते हैं आगे और एक और बहुत साधारण सा प्रश्न है। मनु भावन टेकरी या फिर मनुआ भान की टेकरी, है ना। तो मनु भावन या मनुआ भान की टेकरी जो है भैया, यहाँ से अनेक लघु पाषाण उपकरण मिले हैं और ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है ना। तो भैया ये भोपाल जिले के अंदर है, तुम लोगों को सबको पता था ये भोपाल जिले के अंदर ये है, लेकिन मैंने दे दिया क्योंकि कभी कभार ऐसे प्रश्न भी आते हैं, तुम लोग गलत ना करो। और अभी जो एपी का एग्जाम हुआ था, है ना, तो फेज 1 में वहाँ पर 2025 में ये प्रश्न पूछा गया है, 25 में मतलब अभी पूछा ही गया है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। ठीक है, भोपाल में स्थित है और यहाँ से लघु पाषाण जो है काफी उपकरण देखे गए हैं। यहाँ से कई सारे लघु पाषाण उपकरण हमने एकत्रित भी किए हैं। चलो, अब अगला प्रश्न है कि कौन सा ताम्रपाषाण कालीन स्थल है? देखो कौन सा स्थल है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, जिसे बरामेर की जन्मस्थली कहा जाता है। तो भैया ये आपका कायता है ना। तो कायता को भी हम लोग 2 नंबर पर तैयार कर लेते हैं और बरामेर के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले कायता को देख लो, कभी कायता आप लोगों से 2 नंबर पर पूछा जाए, है ना। कायता कभी आप लोगों से 2 नंबर पर पूछ लिया जाए तो कायता के बारे में क्या लिखोगे? तो कायता के बारे में जान लो कि महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो क्या लिखोगे? महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल, महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल हो जाएगा, है ना। फिर क्या लिखोगे? कहाँ पर अवस्थित है भैया? अरे उज्जैन में महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जो कि उज्जैन में काली सिंध, याद रखना, उज्जैन में काली सिंध नदी के किनारे, है ना। तो उज्जैन में काली सिंध नदी के किनारे अवस्थित हो जाएगा। खोजकर्ता तुमसे फिर पूछा जाए, तुम्हें लिखना है ना, मुख्य परीक्षा में लिखोगे तो क्या लिखोगे? खोज किसने की? तो 1964 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा इसकी खोज की गई। 1964 में विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा, है ना, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी, है ना। फिर क्या बताओगे? इसका प्राचीन नाम बता देना, प्राचीन नाम बता देना भैया। प्राचीन नाम क्या है? अरे प्राचीन नाम भी तुम्हें पता होना चाहिए। कापित्य, क्या? कापित्य हो जाएगा, कापित्य। तो कापित्य इसका हो जाएगा प्राचीन नाम, कापित्य या फिर कापित्तक, है ना। कापित्य या फिर कापित्तक, कपित्तक हो जाएगा, कापित्य हो जाएगा, इसके प्राचीन नाम हो जाएंगे, है ना। बता देना भैया, बरामेर का जन्म स्थान है, बरामेर का जन्म स्थान है, बरामेर का जन्म स्थान है ना। साक्ष्य काय के मिले हैं भैया? साक्ष्य, साक्ष्य भी तो बताओगे। तो साक्ष्यों के बारे में बता देना। भूरे रंग के मृदभांड, कैसे रंग के मृदभांड? भूरे रंग के मृदभांड, है ना। तो भूरे रंग के मृदभांड यहाँ से देखने को तुम्हें मिले हैं, तो भूरे रंग के मृदभांड हो जाएंगे। तांबे की पशु आकृतियां हो जाएंगी, तांबे की पशु आकृतियां हो जाएंगी। तो भूरे रंग के मृदभांड और तांबे की पशु आकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इतनी बातें भैया आप लोग बता देना इस कायदा के बारे में। ठीक, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है कायथा, तो उज्जैन के पास छोटी काली सिंध है ना। तो भैया काली सिंध नदी के किनारे, है ना। कौन सी नदी? तो काली सिंध नदी के किनारे, याद रखना। कौन सी नदी भैया? तो काली सिंध नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। 64 में बाकड़ करने से खोज की थी और यहाँ पर बरामेर का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बता देना। बरामेर के बारे में लिखा है ना, तो देख लो बरामेर के बारे में भी। तो याद रखना, पहली बात तो बरामेर जो है भैया, ये 5वीं 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ हैं ना। तो 5वीं 6वीं शताब्दी के कौन है ये? भारतीय गणितज्ञ हैं और खगोल शास्त्री हैं। तो भारत के भैया बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ हो जाएंगे, साथ ही साथ कौन हो जाएंगे? खगोल शास्त्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो खगोल शास्त्री हो जाएंगे, खगोल शास्त्री भी हो जाएंगे। तो भारत के महत्वपूर्ण कौन? खगोल शास्त्री और भारतीय गणितज्ञ ये देखने को मिलते हैं। फिर क्या कि भैया इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो जन्म था, है ना, वो 499, है ना, ये लिखा हुआ है देखो, 499, है ना। तो 499 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 587 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना याद रखना। और दूसरी बात, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उनको तो बहुत अच्छे से याद कर लो कि इनकी भैया प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देखो, ब्रज जातक, कौन सा? ब्रज जातक हो जाएगा, ब्रज संहिता हो जाएगी और पंच सिद्धांतिका हो जाएगा, है ना। तो ब्रज जातक, ब्रज संहिता और पंच सिद्धांतिका इनके क्या है? 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं इनकी, ब्रज जातक, ब्रज संहिता, पंच सिद्धांतिका। देखो 2 नंबर में जब बरामीर पूछे जाएंगे ना तो तुम्हें लिखना पड़ेगा
ठीक, बरामीर के बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा कि भैया ये जो है 5वीं 6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ खगोलशास्त्री हैं। इनकी जो है 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लो, तो 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों बता देना, बृहत जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका। ठीक है, ठीक, तो इतना आपको इनके बारे में बताना पड़ेगा। अच्छा, पंच सिद्धांतिका के बारे में थोड़ा सा और जान लो कि पंच सिद्धांतिका जो है ना, इस पंच सिद्धांतिका में भैया कुछ सिद्धांतों के बारे में वर्णन है ना। कहते हैं कि बरामीर से पूर्व जो 5 चलते थे प्रचलित सिद्धांत, तो बरामीर से पूर्व ही जो 5 सिद्धांत प्रचलित थे उनके बारे में बताया। पॉलिस सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। तो इसको थोड़ा सा सुन के छोड़ देना है ना, ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है ना। चलो, तो आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। और अपना अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा, तो अपना अगला प्रश्न देखने को मिलेगा तुम्हें कि कौन सा ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया और मैंने देखा काफी सारे लोगों ने इसका आंसर मनौती लगा दिया है ना। तो हो सकता है तुम लोगों को मनौती के बारे में पता नहीं था, इसलिए तुम लोगों ने लगा दिया होगा। लेकिन भैया ये देखो, मनौती के बारे में तुम्हें पता है कि नहीं है, ये तो नहीं पता था मुझे। लेकिन क्या तुम लोग जोरबे को भूल गए? अरे तुम्हें जोरबे का तो पता होना चाहिए था ना कि जोरबे कहाँ पर है। तो इतना तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जोरबे कहाँ पर है। जिन लोगों ने भी इसका उत्तर मनौती लगाया, वो लोग थोड़ा सा सोचें कि तुम लोगों को जॉर्वे के बारे में नहीं पता था कि जॉर्वे महाराष्ट्र में है ना। जॉर्वे संस्कृति के बारे में तुम लोग पढ़ते हो, ताम्रयुग की संस्कृति है, महाराष्ट्र में पाई गई थी पहली बार, है ना। कहाँ पर है जॉर्वे? तो जॉर्वे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में देखने को मिलता है ना। तो तुम्हें पता था कि जॉर्वे महाराष्ट्र में है, तो भैया नेग्लेक्ट कर देते और यही इसका उत्तर हो जाता। अब मनौती भैया नहीं पता था, तो मनौती को आप देख लो, मनौती कहाँ पर है। तो मनौती भैया ये मंदसौर में है, मध्य प्रदेश के मंदसौर में है मनौती, है ना। और याद रखना, ताम्रपाषाण काल का स्थल है। काया था तुम लोग जान ही गए हो, अभी बताया मैंने, है ना, बरामीर की जन्मस्थली जिसे मानते हो तुम लोग। ठीक, तो ये सारी चर्चा तुम्हारी हो जाएगी यहाँ पर, तुम लोग इसको याद कर लेना। और ये प्रश्न पूछा गया था, है ना, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। चलो, और ये देखो ऊपर लिखा हुआ है आगरा के बारे में, है ना। तो आगरा में भैया तुम्हारे मंदसौर में देखने को मिलता है ना। चलो, अब एक प्रश्न और पूछा गया, और ये प्रश्न भी भैया एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ना, कि चतुर्भुज नाला। तो चतुर्भुज नाला भैया ये 10वें नंबर का प्रश्न था अपना। तो ये प्रश्न पूछा गया है चतुर्भुज नाला। और याद रखना कि चतुर्भुज नाला जो है, ये प्रश्न पूछा गया था 2025 में ही, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। असिस्टेंट डायरेक्टर कल्चरल डिपार्टमेंट के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है चतुर्भुज नाला। तो याद रखना ये मंदसौर में है। कहाँ पर है? मंदसौर के अंदर चतुर्भुज नाला। और ये प्राग ऐतिहासिक साल क्षेत्र है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर के अंदर देखोगे तो भैया भानपुरा में, है ना, यहाँ पर लिखा भी होगा कि भानपुरा के अंदर गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उस क्षेत्र में ही आता है। ठीक, तो इतनी आज की चर्चा थी, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। साथ साथ में भैया हो सकता है कि एक प्रश्न और था, मुझे लगता है कि बृहत संहिता की रचना किसने की है, शायद ये प्रश्न था, है ना। तो अब तुम लोगों को पता होगा बरामीर की है, ये भी तुम्हें हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न आज का अपना बचा है। 10 के 10 प्रश्न थे, उन पर चर्चा हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ कि भैया जो मुख्य परीक्षा के मैंने कुछ प्रश्न भी दिए थे, चूंकि तुम लोगों ने लिख करके नहीं भेजे हैं, तो वैसे तो नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा डिस्कस मैं कर दूंगा इन प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो कल से तुम हो सकता है कि कल से तुम लोग लिखने लगो। चलो, तुम्हें बता देता हूँ कि जो मैंने प्रश्न दिए थे, कौन कौन से प्रश्न थे। उन प्रश्नों के उत्तर पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, है ना। चलिए, चलो, तो अपना पहला प्रश्न था भैया 2 नंबर का। पहला मेरा प्रश्न था आज का 2 नंबर का, वो था भूतरा घाटी। तो पहला मैंने तुम लोगों को जो प्रश्न दिया था भूतरा घाटी, ये 2 नंबर का प्रश्न लिखने को तुम लोगों को दिया था, है ना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि मेरे बताने के बाद तुम लोग लिख करके जरूर भेजोगे। तो भैया भूतरा घाटी के बारे में सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो देखो, भूतरा घाटी जो है नरसिंहपुर जिले में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है भैया? नरसिंहपुर जिले में अवस्थित है। तो पहली बात तो ये बता दो कि नरसिंहपुर जिले में अवस्थित है ना। तो नरसिंहपुर जिले में क्या है? अवस्थित है, पहली बात। अवस्थिति क्या हो जाएगी इसकी? नरसिंहपुर जिले के अंदर अवस्थित हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ से साक्ष्य क्या मिले हैं? साक्ष्य क्या मिले हैं? तो तुम्हें साक्ष्य पता होना चाहिए था भैया भूतरा घाटी के बारे में। तो पुरापाषाण काल के, है ना, पुरापाषाण काल के, अगर यहाँ से साक्ष्य की चर्चा करोगे तो पुरापाषाण काल के, है ना, पुरापाषाण काल के, तो लिख देना पुरापाषाण कालीन सबसे प्राचीन औजार यहाँ से मिले हैं, है ना। इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो पुरापाषाण कालीन सबसे प्राचीन औजार यहाँ से मिले हैं, सबसे प्राचीन औजार। तो तुम्हें भैया इतना बता देते, 2 नंबर का तुम्हारा काम हो जाता। नरसिंहपुर जिले को याद रखना, है ना, भूतरा घाटी में नरसिंहपुर जिले को याद रखना। और पुरापाषाणकालीन सबसे प्राचीन औजार मिले हैं, याद रखने के लिए देख लेना। ये भूतरा, तो भूतरा मतलब देखो नरसिंह जैसा कोई होगा तो कैसा लगेगा? भूत जैसा लगेगा। तो भूतरा घाटी कहाँ? तो नरसिंहपुर जिले में अवस्थित हो जाएगा। पुरापाषाणकालीन सबसे प्राचीन औजार देखने को मिलेंगे। ठीक, अगला जो प्रश्न था भैया अपना, अगला प्रश्न शायद मुझे लगता है कि बाकणकर साहब के बारे में ही था, है ना। तो ऐसा था कि बाकणकर साहब कौन थे। तो भैया बाकणकर साहब कौन थे, ये अगर प्रश्न तुमसे कभी पूछे तो क्या बताओगे बाकणकर साहब कौन थे? तो अभी मैंने तो इतनी चर्चा बताई है वैसे तो, है ना, फिर भी देखो कि मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त कौन है? पुरातत्वविद हैं। मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद हैं। देखो, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, है ना, क्योंकि चीजें जो है वो रटी हुई नहीं है ना। तो शब्द थोड़े से बदल जाते हैं, लेकिन जो तथ्य होंगे वो वही होंगे। तो मध्य प्रदेश के ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद हैं, है ना। अच्छा, कब इनको? तो भैया 57-58 में इन्होंने क्या किया है? 57-58 में अगर तुम लोग देखोगे तो 57-58 में इन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, है ना।
तो 57-58 में इन्होंने किसकी खोज की थी? भीमबेटका की खोज की थी, है ना। तो भीमबेटका की खोज के लिए जाने जाते हैं। साथ साथ अगर तुम लोगों को पता हो कि भैया चंबल घाटी क्षेत्र में, है ना, तो ये भी तुम बता सकते हो कि चंबल घाटी क्षेत्र जो है, चंबल घाटी क्षेत्र जो है, देखो अब पहले जब मैंने तुम्हें डिस्कस किया तो तथ्य कुछ अलग हुए, लेकिन चंबल घाटी क्षेत्र के अंदर इन्होंने चंबल घाटी क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? पुरातात्विक अध्ययन किया, ये भी तुम लिख सकते हो, है ना। और बाकी सारी चर्चा मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, और अब जो है जहन में आया तो बता दिया कि पुरातात्विक अध्ययन इन्होंने किया चंबल घाटी क्षेत्र के अंदर। तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 प्रश्न होते हैं तुम्हारे 2-2 नंबर के, है ना। इसके अलावा और कौन सा प्रश्न था? तो एक प्रश्न और देखने को मिलेगा, है ना। एक प्रश्न और मैंने जो तुम लोगों को दिया था, तो वो था शायद 7 नंबर का प्रश्न था, है ना। 7 नंबर के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। और 7 नंबर का प्रश्न था तुम्हारा कि उनके बारे में था, गढ़वाल वंश के जो राजा हैं, गढ़वाल वंश के राजा विक्रमादित्य के बारे में चर्चा करनी थी, है ना। तो उस प्रश्न की चर्चा और कर लेते हैं। चलो, तो गढ़वाल वंश के जो विक्रमादित्य के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उस प्रश्न की चर्चा करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा देख लो, है ना। तो गढ़वाल वंश के शासक विक्रमादित्य का परिचय दीजिए, ऐसा प्रश्न था। तो क्या लिखोगे भैया? सबसे पहले तो एक इंट्रो बना लो। एक बेहतरीन तरीके से क्या बनाए अपन? इंट्रो बनाते हैं। तो विक्रमादित्य का इंट्रो क्या होगा? तो देखो क्या लिखेंगे भैया कि विक्रमादित्य के इंट्रो के बारे में मैं थोड़ा सा पेज बना लेता हूँ ना। नहीं, तुम लोग बना लेना, है ना। मैं तुम्हें फॉर्मेटिंग बता दूंगा, पहले लिख लो कि इनके बारे में सबसे पहले लिखेंगे कि भैया गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक, है ना। तो गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक, गढ़वाल वंश के गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक, गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक, गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, है ना, उज्जैन के शासक थे। कहाँ के शासक थे भैया? उज्जैन के शासक थे। देखो उनका परिचय देना है तो ऐसे शब्दों के साथ ही हम चलेंगे कि गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। और और उन्होंने उन्होंने है ना, याद रखना उन्होंने भैया, याद रखना उन्होंने 57 ईसा पूर्व में, कब? 57 ईसा पूर्व में। इसको क्या करोगे तुम लोग? अंडरलाइन करोगे। 57 ईसा पूर्व में, है ना। 57 ईसा पूर्व में उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की क्या की थी भैया? स्थापना की थी। 57 ईसा पूर्व में उन्होंने विक्रम संवत की क्या की थी? विक्रम संवत को भी तुम लोग अंडरलाइन करोगे। विक्रम संवत की उन्होंने स्थापना की थी, विक्रम संवत की स्थापना की थी। अब ये देखो यहाँ तो इतनी लाइन में आया है, लेकिन तुम्हारे 1.5 लाइन का क्या होगा? 1.5 लाइन का तुम्हारा ये इंट्रो बन जाएगा। तो भैया गढ़वाल वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे, है ना। उज्जैन को अंडरलाइन कर देना। उन्होंने 57 ईसा पूर्व में उन्होंने विक्रम संवत की क्या की थी? स्थापना की थी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा इंट्रो वाला पार्ट हो जाएगा। लिख करके भेजना है ना, तब मजा आएगा। तो इंट्रो वाला पार्ट हो जाएगा। अब विक्रमादित्य के परिचय की चर्चा करेंगे, तो विक्रमादित्य के परिचय की चर्चा कर लो भैया, है ना। तो परिचय की चर्चा जैसे ही करो तो कुछ बिंदु में बता देना। परिचय की चर्चा ऐसे कर देना, लिखना सबसे पहले क्या बताओगे? वंश संबंध, है ना। तो वंश के बारे में बता दो। वंश क्या है भैया? तो है ना, देखो गंधर्व सेन, है ना, गंधर्व सेन, गंधर्व सेन के पुत्र, गंधर्व सेन के कौन है? ये पुत्र हैं। तो गंधर्व सेन के तो पुत्र हैं, है ना। और भर्तरी के, अरे भैया भर्तरी के, भर्तरी को जानते हो ना? भर्तहरि के जानते हो कि नहीं जानते हो? लिख देना कमेंट में जो जानता हो। भर्तहरि के बारे में भैया लिख देना आप लोग। भर्तरी के छोटे भाई हैं, है ना। तो भर्तरी के छोटे भाई हैं, भर्तरी के छोटे भाई हैं, ठीक। तो गंधर्व सेन के पुत्र हैं, भर्तरी के ये छोटे भाई हैं। फिर दूसरा बिंदु बना देते शासनकाल के बारे में। शासनकाल के बारे में बना दो दूसरा बिंदु। तो शासनकाल भैया इन्होंने लगभग लगभग लगभग, है ना, अप्रोक्स, एग्जैक्ट तो पता नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं कि भैया 60 वर्षों तक इन्होंने उज्जैन पर शासन किया था। तो 60 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? उज्जैन पर शासन किया। तो ये बताते थे शासन के बारे में, ठीक। फिर क्या बताओगे? क्या इनके कुछ सैन्य विजय हैं? अरे भैया बहुत अच्छे से जब हमने पढ़ा था तब बहुत सारी चर्चा की थी इनकी सैन्य विजयों के बारे में। तो सैन्य विजय क्या बताओगे? तो सैन्य विजय के बारे में भैया इन्होंने क्या किया था? तो महत्वपूर्ण सैन्य विजय जो है 7 नंबर में हम लिख रहे हैं, तो केवल एक ही लिखेंगे, है ना। तो शकों को हराकर, शकों को हराकर, है ना, महत्वपूर्ण जो है शकों को हराकर इन्होंने उज्जैन को स्वतंत्र किया था। शकों को हराकर इन्होंने उज्जैन को स्वतंत्र किया था, ये लिख देना। तो वंश वाला बिंदु लिख दिया, स्वतंत्र लिख दिया, सैन्य विजय लिख दिया, है ना। सब इनकी संस्कृति के बारे में लिख दो, या फिर राजनीति के बारे में लिख दो, है ना। तो पहले राजनीतिक लिख दो, राजनीतिक बिंदु लिख दो इनका। तो राजनीतिक बिंदु के बारे में लिखोगे, राजनीतिक उपलब्धि क्या है इनकी, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स क्या है? अरे तो इन्होंने क्या किया था? उज्जैन को इन्होंने भैया, उज्जैन को बौद्धिक, है ना, उज्जैन को इन्होंने बौद्धिक, है ना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, उज्जैन को बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। तो उज्जैन को इन्होंने बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया, ठीक है। तो उज्जैन को इन्होंने बौद्धिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया था। देखो मैं कहता हूँ ना, हमेशा कहता हूँ कि डायमेंशन ज़्यादा रखो। तो 7 नंबर के प्रश्न में हमने इंट्रो दे दिया है पहले, अभी तुम लोगों ने देखा है। इंट्रो हमारा हो चुका है 1.5 लाइन के अंदर। अब देखो वंश के बारे में बता दिया, इनके बारे में उन्होंने बता दिया, शासनकाल के बारे में, सैन्य वजह बता दी, राजनीतिक इनकी उपलब्धि बता दी। और अभी एक डायमेंशन मेरे पास बचा है, इसको मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा, है ना। तो 5 डायमेंशन, 1 2 3 4 और एक और मैं भी लिख रहा हूँ, है ना। तो 5वां डायमेंशन क्या हो जाएगा मेरा? इनका संस्कृति संरक्षण के बारे में, है ना। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, संस्कृति संरक्षण के बारे में लिख सकते हैं। तो संस्कृति संरक्षण, संस्कृति संरक्षण के बारे में बता दो भैया। तो बताओ, अब तुम लोगों को पता नहीं है? अरे तुम तो छोड़ो, सबको पता है ये संस्कृति संरक्षण, है ना। नवरत्नों का दरबार इन्होंने लगाया था, ठीक। तो नवरत्नों का
नवरत्नों का दरबार, नवरत्नों का दरबार इन्होंने स्थापित किया। अरे नवरत्नों का दरबार स्थापित किया इन्होंने, है ना। जिसमें तुम लोग देखोगे तो भैया कालिदास, है ना, बरामिहिर, अमर सिंह, बररुचि, और तुम लोग बता देना जितने मुझसे छूट गए होंगे ना, धर्मंतरी, धर्मंतरी ये सब शामिल थे इसमें, ठीक। तो इन्होंने नवरत्नों का दरबार स्थापित किया था, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, जरूर कवर करना आप इसको। ठीक है, तो ये हो गए। अब मैंने देखो फॉर्मेटिंग तुम्हें बता देता हूँ, पहले एक निष्कर्ष और लिख दूँ इनके बारे में, निष्कर्ष और लिख देता हूँ इनके बारे में, ठीक, फिर एक फॉर्मेटिंग बता दूंगा इसकी। निष्कर्ष के बारे में क्या लिखोगे, तो निष्कर्ष भैया लिख देना कि विक्रमादित्य जो थे एक महान योद्धा थे, है ना, महान योद्धा थे विक्रमादित्य, महान योद्धा, चूंकि आप लोगों ने इनका विजय लिखा है तो महान योद्धा वहां से ले लिया, महान योद्धा थे, साथ साथ विद्वानों के संरक्षक थे। अब आप लोगों ने अभी अभी विद्वानों के बारे में बताया है, तो लिख दो विद्वानों के कौन थे, संरक्षक थे, महान योद्धा थे, विद्वानों के संरक्षक थे, है ना। और याद रखना क्या कि तुम चाहो तो लिख सकते हो कि इनकी विरासत विक्रम संवत के रूप में अमर है। इनकी जो विरासत है ना, इनकी विरासत जो है, इनकी विरासत विक्रम संवत के रूप में अमर है। इनकी विरासत विक्रम संवत के रूप में क्या है, विक्रम संवत के रूप में अमर है, विक्रम संवत के रूप में अमर है। अब तुम लोग लिख करके भेजना इस प्रश्न को, है ना, फॉर्मेटिंग और देख लो। इस प्रश्न की फॉर्मेटिंग कल जब तुम लोग लिख करके भेजो तो कैसे भेजना, पहले जो मैंने इंट्रो बताया उस इंट्रो को लिखना, 1.5 लाइन 2 लाइन के अंदर जितनी में आ जाए। फिर क्या करोगे, इनके बारे में जो बिंदु मैंने बताए उन बिंदुओं को लिख देना, फिर एक निष्कर्ष लिख देना। बहुत अच्छा लगेगा उत्तर लिख करके भेजना। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, ठीक।